वीडियो मिल जाएगा। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैथ की क्लास। आज कौन सी क्लास है सर? मैथ की क्लास। मैथ की क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर्स के बारे में। किसके बारे में? नंबर्स के बारे में, यानी कि बहुत सारे संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? संख्याओं के बारे में। ये सभी क्या है? संख्या है। क्या है? संख्याएं। संख्याओं को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर। क्या बोलते हैं? नंबर्स। ठीक है, ठीक है। ये बहुत सारी संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो संख्या में सबसे पहली संख्या जो हम लोग पढ़ते हैं मैथ में, जो सबसे पहली संख्या पढ़ते हैं वो कौन संख्या है? प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जो है आप किसको कहोगे? प्राकृत संख्या आप किसको कहोगे? जो गिनती की संख्या होती है, जो गिनती की संख्या होती है जिसे आप काउंटिंग करते हैं। जैसे काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? वन से। कहाँ से? वन से। तो देख सकते हैं यहाँ वन से स्टार्ट। क्या जीरो से काउंटिंग स्टार्ट होती है? नहीं, वन से हमेशा काउंटिंग स्टार्ट होती है। तो वन से आप कर सकते हो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या। इसके बाद अगर पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या क्या होगी? पूर्ण संख्या क्या होगी? आप देख सकते हो कि प्राकृतिक संख्या में जीरो को लेकर के अगर आप काउंट करते हो, जीरो को लेकर के काउंट करते हो तो इसे क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। यानी जीरो के साथ अगर आप इसे काउंटिंग गिनती की संख्या मिक्स कर देते हो, इसको परिभाषा में भी आप कर सकते हो कि जीरो के साथ गिनती की संख्या को मिक्स करने पर यह क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। यानी कि जीरो और बाद में इधर जो आपको पूरा का पूरा ये गिनती की संख्या। ठीक है, ये पूर्ण संख्या कहलाएगी। क्लियर है? इसी में आता है पूर्णांक संख्या। कौन संख्या? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को ही इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर। ये इंटीजर जो होता है आप देखेंगे जीरो जो है ये इसको क्या माना गया? इसको बीच वाला मिड पॉइंट माना गया। और जीरो से आप आगे जाओगे तो सभी गिनती की संख्या, धनात्मक गिनती की संख्या कौन संख्या आएगी? धनात्मक संख्या। कौन संख्या? यानी सारी गिनती की संख्याएं जो होगी वो होगी धनात्मक संख्या। कौन संख्या? धनात्मक। मतलब इसमें कहीं कहीं प्लस ऐड है। एक में एक जोड़ो दो, दो में दो जोड़ो एक जोड़ो तीन, इस टाइप से कहीं कहीं ये क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। क्या हो रहा है? माइनस। सभी के ऊपर माइनस लगा हुआ है। इसको ऋणात्मक संख्या बोलेंगे। कौन संख्या? ऋणात्मक संख्या। मतलब कि आप कह सकते हैं पूर्णांक में जो है जीरो से जितने भी पीछे जाएगा वो सभी ऋणात्मक संख्या होगी। आप बता सकते हो इसमें सबसे बड़ी संख्या, मान लो कि अगर हम बात करें -7 और यहाँ पे जीरो, इसमें कौन बड़ा होगा? -7 बड़ा होगा? नहीं, ये जीरो बड़ा होगा। कौन बड़ा होगा? जीरो बड़ा होगा। क्योंकि यहाँ पे जो है इसके ऊपर क्या लगा है? माइनस लगा है। ये माइनस यानी आप समझ सकते हो कि ये माइनस वाला यानी कर्जा में। किसमें है? कर्जा में है। एक तरीके से कह सकते हो ये जीरो से काफी छोटा है। अगर हम -7 और -1 की बात करें तो भी -1 ही बड़ा होगा। क्या होगा? -1 बड़ा होगा। तो पूर्णांक संख्याओं का नियम समझे आप, यानी जीरो से आगे जितनी भी होगी वो सभी काउंटिंग वाली संख्या, गिनती की संख्या होगी। और उससे पहले जो भी होगी माइनस वाली संख्या। ये भी चलती रहेगी अनंत तक और ये भी चलती रहेगी अनंत तक। क्या गिनती कभी खत्म हो सकता है? खत्म हुआ है कभी? नहीं। तो गिनती आप स्टार्ट कर सकते, कभी खत्म नहीं कर सकते। उसी प्रकार आप तारों को भी गिन सकते हो। पता है आपको? तारों को भी गिनती शुरू कर सकते हैं लेकिन खत्म नहीं करना है। आपको खत्म क्या जरूरी करने का, लेकिन गिनती तो आप स्टार्ट कर सकते हो। इसलिए तारे भी क्या है? तारे को भी गिना जा सकता है। वो काउंटेबल है। मतलब जिसको आप गिनना शुरू कर सकते हो वो क्या कहलाएगा? वो काउंटेबल। क्या कहलाएगा? काउंटेबल। और जिसको नहीं गिन सकते हैं उसे अनकाउंटेबल। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कौन सी संख्या? सम संख्या। तो सम संख्या की परिभाषा आप याद करते हैं कि जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो आपको हम 10-12 अंक का सवाल दे दे कोई भी, उसको 2 से भाग लगाओगे बच्चे। तो इस परिभाषा से बेस्ट है कि आप क्या करो, इसका ये परिभाषा याद रखो कि इकाई अंक पर आपको क्या आना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। अगर इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 है तो ये क्या होगा? सम संख्या। कोई भी संख्या आप ले लो, कितना बड़ा संख्या ले लो। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं 5, 8, 7, 6, यानी ये बड़ा संख्या तो मान लो 4 अंक का है। इसके इकाई अंक पर कौन सा आ रहा है? 6 आ रहा है। ये सम संख्या होगी। लेकिन इसी में अगर हम ज्यादा बड़ा कर दे इसको और ज्यादा, तो इस संख्या में क्या करोगे आप? 2 से भाग लगाने जाओगे? 2 से भाग लगाने जाओगे? नहीं। ये जो है इकाई अंक आप चेक करो, बस इकाई अंक पर आपका 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो सम संख्या। क्लियर है? और विषम संख्या में भी आपको इकाई अंक ही चेक करना है। बहुत आसान है। 1, 3, 5, 7, 9 ये इकाई अंक पर हो तो बिल्कुल वो क्या होगी? विषम संख्या है। जो भी 1, 3, 5, 7, 9 ये जो है विषम संख्या है। और आपको पता होना चाहिए विषम संख्या में ही आभास संख्या भी होती है। सारे के सारे आभास संख्याएं क्या है? विषम संख्या। क्या है? सारे सारे आभास संख्या विषम संख्या है। लेकिन सभी विषम संख्याएं आभास संख्या नहीं है। आगे आप बात करो, आगे आप समझोगे। देखो ये आभास संख्या है। कौन संख्या? आभास संख्या हम लोग किसी को कहते हैं? वैसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। 2 गुणनखंड कहने का मतलब क्या? जिनका HCF आप कह सकते हो या फिर HCF आप निकालोगे तो उसमें क्या आएगा? यानी उसका वैल्यू जो आएगा, यानी कि आपको उसका गुणनखंड में आपको जो भी
प्राइम फैक्टराइजेशन में फैक्टर जो आएगा, गुणनखंड जो आएगा वो एक और खुद आएगा, एक और खुद, यानी दो से अधिक उसका गुणनखंड हो ही नहीं सकता, दो से अधिक गुणनखंड हो ही नहीं सकता। उसे आप क्या कहोगे? आभाज्य संख्या। जैसे कि आप 2 का देख लो, 2, 3, 5, 7, इनका अगर फैक्टर करते हैं, इनका गुणनखंड करते हैं, तो इसका एक और खुद के अलावा ये किसी भी पारा में नहीं आता। यानी आप सीधा से कह सकते हो जो एक और खुद के पारा में आए, एक और खुद के पारा में आए, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? अभाज्य संख्या। कौन संख्या है? अभाज्य संख्या है। इसके बाद भाज्य संख्या। कौन संख्या है? भाज्य संख्या। वैसी संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिनका 2 से अधिक गुणनखंड हो, क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। एग्जाम्पल में आप ले सकते हो 4 का गुणनखंड क्या हो सकता है? 4 गुणनखंड आपका 1 भी होगा, 4 भी होगा, उसके अलावा 2 भी होगा, होगा कि नहीं होगा? यानी 2 से ज्यादा गुणनखंड है। उसी प्रकार 6 का भी गुणनखंड करोगे तो बहुत सारा आएगा, है ना? 6 का कौन कौन सा गुणनखंड हो सकता है? 1 होगा और 3 होगा, फिर 2 होगा, 6 तो होगा ही। इस टाइप से इसके 4 गुणनखंड आ जाएंगे, है ना? तो इस टाइप से आप इसका अगर गुणनखंड करोगे, मतलब ऐसा पारा जिसमें कि ये सब आ जाए, तो 1 से अधिक पारा है जिसमें कि ये आ जाता है। क्लियर है? इसके बाद अभाज्य संख्या के बारे में बात करें। किसके बारे में? सॉरी, सभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बारे में बात कर चुके हैं। सभाज्य संख्या कौन सी? सभाज्य संख्या। सभाज्य संख्या वो अभाज्य संख्या होती है जिनका एचसीएफ आपको कितना आना चाहिए? 1। एचसीएफ मतलब मौसम। अगर आप महत्तम समापवर्तक करोगे कोई भी 2 संख्याओं का, तो इसका एचसीएफ आपको कितना आएगा? 1 आएगा। अगर 1 आता है तो आप क्या समझोगे? वह सभाज्य संख्या है। कौन सा? सभाज्य संख्या। तो बताएंगे क्या सभाज्य संख्या में सिर्फ अभाज्य संख्या ही आएगी? 2 अभाज्य संख्या तो हमेशा सभाज्य संख्या किसमें आता है? जोड़ा में। किसमें आता है? जोड़ा में। आप ले सकते हो जैसे कि सभाज्य संख्या में 2 7 ले लेते हैं, है ना, और 7 11 ले लेते हैं। ये सब का एचसीएफ निकालोगे तो 1 ही आएगा। तो क्या सिर्फ अभाज्य संख्या का ही जोड़ा सभाज्य होगा? इसके अलावा भी अभाज्य संख्या होगी? तो बिल्कुल होगी। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी संख्या है जिनका आप एचसीएफ करोगे तो आंसर 1 आएगा। तो सिर्फ अभाज्य संख्या ही, ये नहीं कर सकते अभाज्य संख्या का जोड़ा ही सभाज्य होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर है? उसके बाद परिमेय संख्या। कौन संख्या? परिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हो। किस रूप में? P/Q मतलब किस रूप में? भिन्न के रूप में। मतलब आप भिन्न के रूप में लिखते हो ना, जैसे 1/2 लिखते हो, है ना, 5/7 लिखते हो, कुछ भी आप ये भिन्न के रूप में लिख रहे हो ना, तो ऊपर वाले को हम क्या बोलेंगे? P, नीचे वाले को Q, यानी P/Q के रूप में लिख सकते हो। अगर आप P/Q के रूप में लिख रहे हो तो वो क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। कौन संख्या? और जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते वो कौन संख्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। बहुत ही आसान है, ये आपको समझ में आया होगा? चलिए ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी लोग इसको उतार लेंगे कॉपी पे। थैंक यू।